चलिए देखते हैं। देखिएगा, तो पंचायती राज व्यवस्था में आज उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे जिसमें मतदान प्रक्रिया को कैसे मतगणना की जाती है, ठीक है। और उसी मतदान प्रक्रिया के बाद जो है जैसे ही मतगणना की जाती है उसमें क्या क्या अवसर बनते हैं या कैसे कैसे कंडीशंस होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समझिएगा कि जब मतदान हो जाता है, ठीक है, जैसे आपने सुना कि मतदान होने में हमें मुख्य तौर पर 3 व्यक्ति जो है मतदान केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, मतदान से संबंधित जितने भी 3 व्यक्ति होते हैं, जैसे मतदान गणना करने वाले व्यक्ति, ठीक है, अभिरक्षा करने वाले व्यक्ति। तो इस तरीके से याद रखना है आपको कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जब चुनाव प्रणाली पूरी होती है, ठीक है, उस प्रणाली के अंतर्गत बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग व्यक्तियों को चुना जाता है ताकि वहां पर कार्य करने के लिए जो है ये पूरा जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से कार्य कर सके, ठीक है। अब ऐसी अवस्था में याद रखिएगा कि जब हम लोग मतदान कर चुके होते हैं, ठीक है, तो मतदान कब कैंसिल होता है और मतदान कब आगे प्रक्रिया में आगे बढ़ाया जाता है, वो दोनों शर्तों पर लागू होता है, ठीक है। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, देखिएगा, ठीक है। तो लास्ट हमने पढ़ा था मतदान गणना से संबंधित क्षेत्र, ठीक है। तो मतदान की समाप्ति कब हो जाती है, तो याद रखिएगा, ठीक है, मतदान के अनुसार या समय के अनुसार की बात की जाए तो समय के अनुसार क्या है, मतदान का टाइम क्या है, 7:30 से 3:30, ठीक है। याद रखिएगा ये मतदान का समय है और इसके बाद जो है मतदान देने की कोई भी उपयोगिता नहीं की जाती है, यानी मतदान देने के लिए यहाँ पर कार्य आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मतदान के समय समाप्त होने से पहले, ठीक है, पहुंच जाता है और उसका मतदान नहीं हुआ होता है तब भी उसे मतदान देने के लिए अगर 4 बजेगा तो भी उसे मतदान दिया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, यानी मतदान करने योग्य रहेगा वो, ठीक है। अब उसके बाद जब मतदान हो जाता है तो याद रखिएगा पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो है मत पेटी को सील लगाकर किसको दे दिया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि जब आपातकाल स्थिति में मतदान का स्थगन करना हो, ठीक है, कहने का मतलब है कि मतदान चल रहा है और ऐसी स्थिति बन जाती है कि जहां पर मतदान को रोकना है तो उस समय क्या क्या प्रणाली चालू होती है, ठीक है। उसी में याद रखिएगा सबसे पहला होता है कि खुली हिंसा चालू हो जाए, ठीक है, यानी हिंसात्मक घटनाएं घटने लगे तो वहां पर क्या किया जाएगा, मतदान को रोक दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा कि प्राकृतिक बाधा का मतलब यहां पर है कि ऐसी कोई घटना जिसके कारण मतदान को बीच में रोकना अनिवार्य हो जाएगा तो वहां पर मतदान को रोका जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरी जो घटना है याद रखिएगा कि आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, यानी इन दोनों के द्वारा जब मिलकर कुछ ऐसी प्रविलंबन या फिर ऐसा घटना देखा जाए जिसके कारण मतदान में कहीं ना कहीं कोई बाधा उत्पन्न हो रही है या फिर मतदान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, इन दोनों उपस्थिति के साथ मतदान में अविलंब गलती के साथ ही किया जाने वाला जो भी घटना होगा उसे मतदान को रोक दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों के संपर्क में होता है, याद रखिएगा कि रिटर्निंग ऑफिसर ये देखे कि किसी मतदान केंद्र में क्या की जा रही है, कुछ ऐसी घटना हो रही है जहां पर मतदान जो है ये सुचारू रूप से नहीं चल सकता या स्वतंत्र रूप से मतदान नहीं किया जा रहा है तो वहां पर भी मतदान को रोक दिया जाएगा, आपातकाल स्थिति में रोक दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं बात, देखिएगा मतदान को नष्ट करने और नए मतदान को प्रारंभ करने की घटना क्या क्या होती है, ठीक है। तो देखिएगा गैर कानूनी ढंग से मतपेटी को उठा ले जाना, ठीक है, यानी 4 गुंडे आए और मतपेटी को उठा के ले गए, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो ऐसे में समझिए इसे कहा जाता है मतदान में, ठीक है, हस्तक्षेप करना, ठीक है, बाहरी लोगों के द्वारा मतदान में हस्तक्षेप करना भी एक घटना है जिसके द्वारा मतदान को नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद निर्वाचन आयोग को ऐसी रिपोर्ट मिले जिससे मतदान को शून्य किया जा सके, तो ऐसे मान लीजिए ये रिपोर्ट कैसा होगा, ये रिपोर्ट भी उन घटनाओं से संबंधित होगा जिसमें मतदान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और ऐसे में निर्वाचन आयोग को अगर ये पता चल जाता है कि ये बात सही है, ठीक है, इसके साथ जो सत्यार्थ है वो सही है तो मतदान को शून्य कर दिया जाएगा, ठीक है। और तीसरा होता है राज्य सरकार के द्वारा तथा निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है ऐसे संचालित मतदान प्रणाली में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो जाए या फिर किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न हो जाए तो भी उसे नष्ट माना जाता है। किस कंडीशंस में, तो याद रखिएगा मतदान के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में ही बनता है ये, ठीक है। तो ये तीनों जो स्थिति हैं वो सभी मतदान को नष्ट करने के लिए कार्यरत होते हैं, याद रखिएगा मतदान को नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा इसके बाद आता है मतगणना, ठीक है। आज जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं उसे आप कंप्लीट करेंगे आज और उसके बाद जो है अगले सप्ताह जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी अगले सप्ताह के शनिवार तक आपको एक अच्छा टेस्ट देखने को मिलेगा पंचायती राज व्यवस्था के लिए, लगभग 100 क्वेश्चंस रहेंगे उस पर और पंचायती राज व्यवस्था के पूरे टॉपिक जो आपने पढ़ा है 5 दिन के अभी आगे आने वाले टॉपिक में, अभी देखिए हम टोटल 14 अध्याय पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है, 14 क तक के अध्याय को पढ़ेंगे इसमें और उस पूरे 14 क तक के अध्याय को अब थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होगा। देखिए इसमें आप जो पढ़ रहे हैं ये सभी चीज़ें क्या होंगी, ये सभी चीज़ें ऐसा कह सकते हैं कि अभी प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं,
जिसको आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स में आ रहे हैं। आगे चलकर क्या होगा, समितियों के कार्य होंगे, ठीक है। आगे चलकर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जो अनुसूचित क्षेत्र के उपबंध होंगे, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा। तो ऐसे में हमको क्या करना है, हमको उसको कोशिश करना है कि वो ग्रैब कर सके, उसको समझ सके कि क्या बातें की जा रही हैं, पंचायती व्यवस्था में क्या क्या, अधिनियम में क्या क्या चीज शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं मतदान की गणना, ठीक है। तो देखिएगा, मतदान की गणना या मतगणना मतदान के बाद की जाने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। इसका निर्धारण कौन करता है, निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसका निर्धारण निर्वाचन आयोग करता है, याद रखिएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको पहले से ही पता होगा कि मतदान किस दिन होने वाला है और उसका गणना कब होने वाला है, यानी रिजल्ट कब आने वाला है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसके लिए सभी चीजें निर्धारित कर दी गई हैं कि कितने चरण में चुनाव होगा और उसका चुनाव का रिजल्ट कब आएगा, सभी के एक दिन में कब उसको प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। तो इसको डेट इतना लंबा क्यों मिलता है, यानी अगर मान लीजिए चुनाव हो रहा है 9 अप्रैल को, दूसरा चुनाव हो रहा है 17 अप्रैल को, तीसरा चुनाव हो रहा है 27 अप्रैल को, ऐसा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि बहुत सारे ऐसे चरण पूरे हो रहे हैं तो अंतिम में देखिएगा 15 दिन का गैप, 7 दिन का गैप, उसके बाद जो है रिजल्ट। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि सभी जगहों पर एक साथ जो है गणना करने की बात की जाएगी, यही कारण है इसको डिफरेंस दिया जाता है, ठीक है। हालांकि गणना से पहले ही बहुत सारे पोलिंग बूथ चालू हो जाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो पोलिंग सिस्टम जो है बता दी जाते हैं कि कांग्रेस को कितना सीट मिल रहा है, भाजपा को कितना मिल रहा है, किस अन्य को कितना मिल रहा है, ऐसा बोल दिया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा इससे पहले भी अभी जो हमारे राज्य में चुनाव हुआ, ठीक है, 2023 का चुनाव हुआ, उस 2023 के चुनाव में जो है पहले ही से निर्धारित कर दिया गया था कि इस बार जो है काका को बहुत सारे सीट मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया तो दिखा कि काका को सीटें नहीं मिले, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अंदाजन, ठीक है, जिस प्रकार की जो जनसंख्या हमारे राज्य में होती है उस राज्य की जनसंख्या के एवज में लोगों से बातें की जाती हैं, ठीक है, कि इस सरकार ने कितना काम किया, उस सरकार ने कितना काम किया। तो अगर उनको पॉजिटिव वहां से रिजल्ट मिलने लगता है, उनकी बातें पॉजिटिव लगती है, तो बोलते हैं कि यहां से सीट मिलेगा, और अगर नहीं मिलता है तो बोलते हैं नहीं मिलेगा। लेकिन अंदरूनी मामला बहुत अलग ही होता है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति जो आपको वोट दे रहा है वो वोट देने में किसको वोट दे रहा है और अंदर से बातें कैसे कर रहा है वो आपको कभी समझ नहीं आएगा। यही कारण है इसे गुप्त मतदान प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। और इसीलिए गुप्त मतदान प्रक्रिया को जो निर्धारण दिया जाता है, याद रखिएगा, वह गुप्त मतदान तरीकों को गुप्त मतदान गणना के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी कभी भी याद रखिएगा, अच्छा आपने नोटिस किया होगा कि कभी आप एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम के पेपर में कभी अपना नाम लिख दिया आपने, पीएससी में जाइए और पीएससी में ऐसा सिस्टम है कि अगर मान लीजिए आपने प्री में अपना नाम लिख दिया अंदर वाले पेज पर कहीं पर, अच्छा मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं ना, जो आपका ओएमआर सीट था उसकी बात कर रहा हूं, क्वेश्चन पेपर तो लिखना ही है आपको अपना नाम, ठीक है। तो ऐसा में याद रखिएगा ओएमआर सीट में क्या कर दिया आपने, कुछ ऐसा चिन्ह बना दिया जिसके द्वारा यह पता चलने लगे कि ये व्यक्ति कौन है, ठीक है, या फिर प्रॉपर तरीके से कुछ ऐसा साइन दे दिया आपने, तो उसको हम बाहर कर देते हैं, याद रखिएगा। वही सेम चीजें यहां पर भी होती है, मतदान गणना में भी होती है, ठीक है। तो फिलहाल समझिएगा मतदान गणना कैसे प्रोसेस होता है। देखिएगा मतदान गणना जो है ये प्रोसेस होता है, निर्धारण की जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा, ये राज्य निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है। और अब मतदान करने के लिए कौन कौन उपस्थित होना चाहिए इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा मतदान में उपस्थित अधिकारी, ठीक है। तो मतदान में देखिएगा कौन कौन व्यक्ति उपस्थित होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर इसमें सबसे पहले होता है, याद रखिएगा, क्योंकि जो सील पैक होता है, याद रखिएगा, जो मतपेटी है वो सील पैक है, और सील पैक को हमेशा याद रखिएगा कि अगर कभी भी सील पैक पेटी को खोलना है तो उसको पहले याद रखिएगा कि उसको पहले जांचा जाता है, परीक्षण किया था उसका, ठीक है, कि सील पेटी के साथ जो है या मत पेटी के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है। अगर उनको ये लगता है या ऐसा पाया जाता है कि मत पेटी के साथ छेड़छाड़ किया गया है तो मतगणना होगी ही नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। यानी किसी प्रकार के संदेह होने पर, ठीक है, मतपेटी के साथ कोई छेड़छाड़ किया गया है या मतपेटी के साथ किसी प्रकार के सील ब्रेकेज हुआ है उसके साथ, तो ऐसा में याद रखिएगा
कि मत पेटी का गणना नहीं किया जाएगा और ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर अपना एक आवेदन भरकर निर्वाचन आयोग को भेज देगा। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा सबसे पहला कौन व्यक्ति होता है, रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, दूसरा व्यक्ति होता है पीठासीन अधिकारी। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रिटर्निंग ऑफिसर जहां पर नहीं है, ठीक है, ऐसे भी जगह होंगे जहां पर रिटर्निंग ऑफिसर नहीं होगा या हो सकता है ना हो, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भी यहां पर शामिल हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति और सेम चीजें यहां पर भी होगा, पीठासीन अधिकारी के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि प्राधिकृत व्यक्ति भी यहां पर शामिल हो सकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए कौन शामिल होगा इसमें, तो याद रखिएगा अभ्यर्थी अभिकर्ता। अभ्यर्थी अभिकर्ता का मतलब यहां पर यह होता है, याद रखिएगा कि अभ्यर्थी यहां पर शामिल हो सकता है, अभ्यर्थी के साथ जो है अभिकर्ता भी शामिल हो सकता है। गणना अभिकर्ता का बात हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर अभ्यर्थी और अभिकर्ता दोनों शामिल होंगे। जो अभ्यर्थी भी ये कह सकता है कि मेरा ये व्यक्ति यहां पर शामिल होगा तो इसे अधिकार होगा, याद रखिएगा। यानी उम्मीदवार जो है अपने द्वारा किसी व्यक्ति को यहां पर शामिल करा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीदवार भी अपने द्वारा किसी व्यक्ति को यहां शामिल करा सकता है। ठीक है, यानी हम उसे क्या कहेंगे, अभिकर्ता कहेंगे, और अभिकर्ता को प्राधिकृत कौन करेगा, अभ्यर्थी करेगा यहां पर। ठीक है, क्लियर है। तो याद है कि रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, अभ्यर्थी अभिकर्ता और ऐसे व्यक्ति जिनको राज्य सरकार या रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा प्राधिकृत किया गया है वो यहां पर शामिल होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्राधिकृत किया गया हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्राधिकृत किया गया है वो सभी व्यक्ति यहां पर शामिल हो सकते हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर अभ्यर्थी अभिकर्ता में कौन कौन शामिल होता है, अभिकर्ता में आपने जैसे निर्वाचन अभिकर्ता की बात करेंगे, गणना अभिकर्ता की बात करेंगे, वो सभी शामिल होंगे। ठीक है, अभिकर्ता में एक बात याद रखिएगा कि अभ्यर्थी की सहायता के लिए जिन व्यक्तियों को चुना जाता है उसे अभिकर्ता कहते हैं। और अभिकर्ता यहां पर जो अभ्यर्थी जिनको भी, ठीक है, प्राधिकृत करेगा या अभ्यर्थी बोलेगा कि ये व्यक्ति हमारे साथ यहां पर गणना में शामिल होगा तो वहां पर अलाउ रहेगा उसको। ठीक है, और जितने भी लोक सेवक होंगे वो भी अलाउ होंगे, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्राधिकृत किया गया हो इन्हें कहा जाएगा लोक सेवक, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इससे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से, इनमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बताता हूं। इनमें पूछा गया था कि निम्न में से किस व्यक्ति को उपस्थित होने का अधिकार होता है। ठीक है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, अभ्यर्थी को बाहर निकाल देते हैं। तो याद रखिएगा अभ्यर्थी को बाहर नहीं निकालना है, अभ्यर्थी भी वहां पर शामिल हो सकता है। यानी अगर मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूं तो मुझे पूरा हक होगा, पूरा अधिकार होगा कि मैं उस गणना में शामिल हूं और मैं देखूं कि गणना में क्या चल रहा है। ठीक है, जनरली ऐसा उम्मीदवार नहीं जाता है, वो अपने द्वारा किसी व्यक्ति को वहां, क्योंकि हर जगह पे मतगणना चल रहा है, और ऐसे में वो क्या करेगा, घूम घूम कर या तो मोबाइल से या किसी, हालांकि इसे ये भी नहीं होता, याद रखिएगा मोबाइल से आप बात नहीं कर सकते अंदर में। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर कंडीशंस क्या होता है, कंडीशंस ये होता है कि किसी तरीके से किसी व्यक्ति को बताकर जो है बाहर से रिपोर्ट बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, और जनरली ऐसा भी किया जाता है, याद रखिएगा जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ होता है एक लाउड स्पीकर लगा दिया जाता है बाहर की ओर, और वो गणना को काउंट करेगा कि ये फलाना व्यक्ति जो है 200 मतों से आगे है, फलाना व्यक्ति 300 मतों से आगे है। ठीक है, ये काउंटिंग चलता रहता है, और एक रिपोर्टर जो होता है ये कैमरा लगाकर वहां पर सेटल किया जाता है। ठीक है, हाँ, गणना वाले स्थान को नहीं दिखाया जाएगा, गणना के बाहर एक ऑफिस होता है, ऑफिस से बाहर जो है रिपोर्ट बाहर जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। छोटे ग्राम पंचायत के चुनाव में जितना बड़ा प्रोसेस नहीं होता है, बड़े चुनाव में ज्यादा बड़ा प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अब मतपेटी की संवीक्षा की बात करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, अच्छा एक बात और, मतगणना से पहले जो है, सबसे पहले जब मतदान की जो बाद की प्रक्रिया होती है उसे मतगणना कहते हैं, याद रखिएगा। तो मतगणना शुरू होने से पहले पर्यवेक्षण होता है, याद रखिएगा पहले। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मतदान प्रक्रिया में या मतगणना की प्रक्रिया में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले, ठीक है, निर्वाचन हो गया है, मतदान हो चुका है, मतदान की स्थिति को साथ जितने भी शर्तें लागू हो रही थी वो सारी शर्तें लागू की गई, और उसको लागू करने के बाद जो है सबसे पहले क्या किया गया है, तो मतगणना प्रारंभ करने से पहले मत पेटी का पर्यवेक्षण किया जाएगा। ठीक
ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी प्रकार का सील टूटा हुआ है, किसी प्रकार के साथ छेड़छाड़ दिखता है या मत पेटी को बदला हुआ दिखता है, उन सारे अवस्था में जो है मतगणना नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जब मतगणना की प्रोसेस चालू होगी तो याद रखिए उसका निर्धारण कौन किया है, निर्वाचन आयोग ने किया है। उसमें कौन कौन शामिल होगा, तो रिटर्निंग ऑफिसर शामिल होगा, पीठासीन अधिकारी शामिल होगा, अभ्यर्थी और उसके अभिकर्ता शामिल होंगे और ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्राधिकृत किया गया है जैसे कि लोक सेवक, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा देखिएगा मतपत्रों की समीक्षा, ठीक है। इसके बाद आता है मतपत्र की समीक्षा। मतपत्र की समीक्षा कहने का मतलब यह है कि किस मतपत्र को हम, आपने सुना होगा कि ये मतपत्र या जो वोट हुआ है ये वैध है, ये वैध नहीं है, ठीक है, ऐसे सब सुना है आप लोगों ने, ठीक है। तो वैध मतपत्र या वैध जो वोट होता है उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, याद रखिएगा, कंडीशंस होता है, जहां पर हम मतपत्र के द्वारा दिए गए वोट का एक शर्त के अनुसार निर्धारण किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब पॉकेट से आप क्या करते हैं, अपने हिसाब से मतपत्र पॉकेट में भर के ले जाते हैं, वहां पर ज्यादा तो चेकिंग चलती नहीं है, आप पॉकेट में भर के ले जाते, आपका पॉकेट थोड़ी चेक होता है वहां पर, ठीक है। तो मतपत्र क्या किए, किसी उम्मीदवार ने क्या किया, उम्मीदवार आया और आने के साथ ही क्या किया, आपको बोला कि ये वाला मतपत्र लेके चले जाओ, 4-5 ले जाना, और सबको 4-5 बांट दिया। अंदर तो जाके एक ही डालना है ना, आपने 5-5 क्योंकि घेरा हुआ होता है, ठीक है। मान लीजिए आप गए तो इस तरीके से पूरा घेरा हुआ रहेगा, सामने की तरफ ऐसा बना हुआ, आप पॉकेट से निकाले और डाल दिए उसके अंदर 20-25 ठो, ठीक है। तो इससे कोई जीतेगा नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि मतपत्र जो होते हैं ये प्रॉपर तरीके से डिजाइन किए जाते हैं और इसको कॉपी नहीं किया जा सकता, ठीक है। और यदि आपने कॉपी भी कर लिया तो पूरी तरीके से जो उसका फॉर्मेट है उसको कॉपी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यही कारण है इसकी प्राधिकृत जो निर्धारण किया जाता है ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है और इसको कॉपी करके डायरेक्ट यानी कि गुप्त मार्ग से इसको लाया जाता है आपका मतपत्र को, ठीक है। या तो ईवीएम मशीन के द्वारा होगा, ठीक है, या फिर पत्र के द्वारा होगा। तो पत्र का फॉर्मेट भी इस तरीके का होता है कि जहां पर आप उसे कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्हीं को कहा जाता है, याद रखिएगा, कि मतपत्र की समीक्षा करना, यानी मतपत्र को चेक करना कि आपका मतपत्र जो है, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने 5 मतपत्र डाल दिया हो, किसी ने अलग प्रकार का फॉर्मेट डाल दिया हो, किसी ने एक जगह पर 2 जन को वोट दे दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है वोट देने गए और गलती से, अच्छा वोट का तरीका क्या होता है, ऐसा लिखा रहेगा वोट कैंडिडेट 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से रहेगा आपका मतपत्र, ठीक है। आपको दिया जाएगा इस प्रकार का एक सील, ऐसा सील दिया जाता है, ठीक है। तो ये सील जो है आप जहां पर भी लगा देंगे उसको आपने वोट दे दिया है ऐसा माना जाएगा, ठीक है। तो जब आप वोट डालेंगे और इस प्रकार के सील से, और आपने क्या किया, जब सील लगाया आपने, ठीक है, कुछ इस तरीके का, तो ऐसा सील लग गया, आप दे रहे थे इस व्यक्ति को, चला गया थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो ये मतपत्र खत्म हो गया, मतलब आपका वोट कैंसिल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों का निर्धारण किया जाता है, देखा जाता है, इसी को कहा जाता है मतपत्र का समीक्षा करना, ठीक है। तो मतपत्र का समीक्षा क्या होता है, तो याद रखिएगा, वैध मतपत्र और अवैध मतपत्र को अलग करना मतपत्रों की समीक्षा कहलाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या कंडीशंस होता है, 5-7 कंडीशंस याद रखिएगा, कब कब वैध मतपत्र को शामिल किया जाता है या अवैध मतपत्र घोषित किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला है देखिएगा, सबसे पहला है ऐसा मतपत्र जिसमें किसी प्रकार का चिन्ह लगा दिया गया हो, जिससे मतदाता का पहचान हो सके। बताइए इसको अवैध क्यों घोषित करते हैं? हाँ, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो हम लोग प्रत्यक्ष मतदान कर रहे हैं, जनता किसको वोट दे रही है वो कभी भी किसी को बताया नहीं जाएगा। मान लीजिए इन केस कि बता दिया गया कि आपने किसको वोट दिया है, फिर जिसको नहीं दिया है वो बताएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि एक कंडीशंस पैदा होता है, जिसके कारण ऐसे चीज़ों से बचने के लिए जो है मतपत्र को गुप्त रखा जाता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन से याद रखिएगा कि किसी प्रकार के चिन्ह लगे हुए मतपत्र को अवैध घोषित कर दिया जाएगा, अलग रख दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर आता है, याद रखिएगा कि
मतपत्र को बनावटी बनाया गया हो, ठीक है, मतपत्र बनावटी। तीसरा होता है मतपत्र को क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो। मतपत्र को क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो, ठीक है। और चौथा याद रखिएगा कि मतपत्र जो है प्राधिकृत मतपत्र से भिन्न हो, ठीक है, यानी मतपत्र ऐसा हो जो कि प्राधिकृत मतपत्र से भिन्न मतपत्र, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए 4 कलर में ये मतपत्र चल रहा है, सफ़ेद, गुलाबी, नीला, पीला, और आपका अलग ही कलर नारंगी मिल रहा है, ठीक है। मतपेटी खुला तो एक नारंगी कलर का मतपत्र निकल रहा है, तो याद रखिएगा वो प्राधिकृत नहीं है, ठीक है। या फिर जो इसका फॉर्मेट है याद रखिएगा इस प्रकार का, ये फॉर्मेट होता है इसका, ठीक है। तो फॉर्मेट में मान लीजिए इसमें सभी में पहले नाम पर राजेश का नाम आ रहा है, तो आपका मतपत्र खुल रहा है तो इसमें राजेश की जगह पर राकेश का नाम आ रहा है या किसी और व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो ये भी भिन्न कहलाएगा। तो याद रखिए किसी प्रकार से भी अंतर अगर होता है प्राधिकृत में तो उसे भी अवैध घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो बनावटी होना, उसके बाद आपका मतपत्र क्षतिग्रस्त या विकृत हो जाना, ठीक है, और उसके बाद प्राधिकृत मतपत्र से भिन्न हो जाना, ठीक है, ये मुख्य कारण है याद रखिए जिसे मतपत्र को क्या कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा मतपत्र पर कोई चिन्ह लगा दिया जाता है तो भी इसे, ठीक है, या फिर एक साथ 2 व्यक्तियों को वोट डाल दिया जाए, एक साथ 2 उम्मीदवारों को वोट दे दिया जाए, ठीक है। तो एक साथ 2 उम्मीदवारों को वोट दे देने पर भी यहां पर क्या हो सकता है, मतपत्र को अवैध घोषित कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो सील लगाने के लिए दिया गया है वो भी अलग अगर हो, ठीक है, प्राधिकृत सील भिन्न हो तो भी, ठीक है। ये बहुत सारे कारण याद रखिएगा मतपत्र को अवैध घोषित करने का, और जैसे ही मतपत्र अवैध घोषित होगा तो उनकी गणना अलग हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये सारे कारण थे जिसमें मतपत्र की समीक्षा कर दी गई है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कि मतपत्र के साथ गणना करना, लेकिन याद रखिएगा यहां पर कंडीशंस ये है कि मतपत्र, ऐसे मतपत्र जिनको अवैध भी घोषित नहीं किया जाएगा, रद्द भी नहीं किया जाएगा, लेकिन उनका गणना नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि ऐसे मतपत्र जिनको अवैध घोषित नहीं किया जाएगा लेकिन उसका गणना भी नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला याद रखिएगा मतपत्र की गणना में सबसे पहला ऐसा केस होता है या शर्त रखे जाते हैं कि वे मतपत्र जिन्हें रद्द ना किया गया हो, परंतु इसकी गणना भी नहीं की जाती। कौन से मतपत्र है बताइए जल्दी से, निवेदित। निवेदित मतपत्र की गणना नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। निवेदित मतपत्र की गणना नहीं की जाती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। शब्द कुछ नया रहता है तो इससे आपको याद रखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अब यहां पर गणना, ये तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा रिजल्ट के बाद देखिए प्रोसेस क्या होता है। अब गणना हो चुका है, यहां पर हमने अवैध को निकाल दिया, वैध को काउंट कर लिया है, ठीक है, और निवेदित को भी एक बंद लिफाफे में रखा हुआ है, याद रखिएगा। इसको बिना ऐसे कारण के कभी नहीं खोला जाता है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। कब की जरूरत पड़ेगी, जब परिस्थितियां ऐसी बनी जाएगी जहां पर
हमें लगे कि बहुत सारा अवैध जो मत है वो बहुत ज़्यादा है, वैध मतों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, और ऐसे में जहाँ पर लोगों ने फर्जी मत जो है बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, ठीक है, वहाँ पर निवेदित मतपत्र को काउंट किया जाता है, याद रखिएगा। अब ऐसे कंडीशंस में देखिएगा कि मतपत्र की गणना हो रही है, ठीक है, गणना हो चुकी है, तो यहाँ पर अब आता है रिजल्ट की बारी, ठीक है। हालांकि रिजल्ट अभी बाद में घोषित करेंगे, एक कंडीशन और याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा जब मतपत्र की गणना हो रही है तो इसकी घोषणा कौन करेगा? मतपत्र की गणना की घोषणा मतलब अंतिम जानकारी, ठीक है, तो याद रखिएगा ये करता है कौन? रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है या फिर ऐसा प्राधिकृत व्यक्ति जो रिटर्निंग ऑफिसर की जगह पर हो, वो क्या कर सकता है? मतपत्र की गणना के बाद उसकी घोषणा कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेगा? ये कुल मतों की संख्या की घोषणा कर देगा, ठीक है। कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या की घोषणा कर दी जाएगी, या देखिएगा रिटर्निंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। अच्छा, ये जो परिणाम पत्र का भाग कहां से मिलता है? याद रखिएगा परिणाम पत्र कहां पर रखा गया है हमारा, ठीक है। तो परिविष्ट 1 में, प्रविष्ट पत्र क्रमांक 1 में जो है परिणाम घोषणा की जो जानकारी दी गई है वो कहां दी गई है? परिविष्ट पत्र क्रमांक 1 में दी गई है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, लाइन पे लगा हुआ है, नहीं अंदर चले गया, पूरा सब प्रोसेस हो गया, हाँ, बस वो या बटन दबाने टाइम नहीं आती, वो वापस आ गया है। पर्ची डालने टाइम नहीं, अगर देखिए उसके हाथ पे नीली स्याही डाल दी गई है तो बिना बोर्ड दिए वो वापस आ ही नहीं सकता है। जैसे वो पर्ची डाल रहा है उसको अपना पकड़ के ले आया, हाँ तब हाँ, तो कुछ नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा, मतलब उसमें तो हो गया ना कि ये बोर्ड डाल चुका है, हाँ बिल्कुल। और उसका बोर्ड वहां पर जो है, देखिए ये ना जो चीजें हैं समझिएगा कि आप गए वहां पर और अपनी स्थिति के अनुसार जो है उसने अपने बोर्ड को पॉकेट में डाल दिया, ठीक है, पॉकेट में डाल के आप चुपचाप से निकल गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये आपकी गलती होगी। देखिए आपको बताता हूं, वोट डालना ना कानूनी अधिकार है आपका, ठीक है, और ये अधिकार दिया गया संविधान ने आपको दिया है, ठीक। अब इसका उपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। आप जब तक कोई ऐसी परिस्थिति ना बना दें जिससे आपको गिरफ्तार करना पड़े तब तक आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप क्या करें कि मतदान में ही दिक्कत करना चालू कर दिया आपने कुछ, अगर आपका वोट नहीं डालना है आपको तो आप चुपचाप से पकड़ के जा सकते हैं, कोई कुछ नहीं करेगा आपको, ठीक है। हाँ, बशर्ते ये दिखना नहीं चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि अगर आपको वोट नहीं डालना है तो आप मतदान केंद्र में पहुंचे ही मत, पहला केस, ठीक है। दूसरा कि अगर आप मतदान, देखिए अगर कुछ देशों में जाएंगे आप ना, अगर मतदान नहीं दिया आपने तो आपका रोटी पानी बंद कर देंगे, कुछ देश ऐसे हैं हमारे, ठीक है। यानी हमारे पास ऐसे देश भी हैं जहां पर मतदान अगर आप नहीं देते हैं तो आपको पता चलाएगा कौन कौन मतदान नहीं दिया। इस परिवार से 3 लोग हैं जो मतदान नहीं दिए, उनका घर का सारा काम बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देश है जहां पर फाइन लगता है 25,000 रुपये मतदान नहीं देने का। हमारा ही एक ऐसा देश है जहां पर मतदान आप अपनी स्वेच्छा से करते हैं या फिर नहीं करते। आपको जागरूक बनाने के लिए हमारे बहुत सारे स्टार कास्ट जो होते हैं वो आते हैं, बताते हैं वोट डालिए, वोट डालिए, वोट डालिए, ठीक है। कुछ पसंद नहीं है तो नोटा डाल के आ जाइए, ठीक है, लेकिन डाल कर आइए। और अगर आप मान लीजिए मतपत्र से वोट डालते हैं और चुपचाप से अपना पॉकेट में धरते हैं और वापस आते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहां पर काउंट जरूर हो गया है और वहां पर जब आप निकालेंगे तो हो सकता है कि आपकी गलती निकले कि वहां पर काउंट हो रहा है और यहां पर कम ही निकल रहा है, यानी मतपत्र में गलतियां निकल रही है, ठीक है। इससे किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो पीठासीन अधिकारी उसके ऊपर कोई हाँ कार्रवाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जानकारी, क्योंकि ये गुप्त है ना, अगर ये गुप्त नहीं होता पीठासीन अधिकारी को सारा मामला समझ में आता था तो ये पीठासीन अधिकारी के ऊपर केस हो सकता था। लेकिन चूंकि ये गुप्त मतदान है और कोई व्यक्ति ऐसा चाहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर भी नहीं है, मतलब होता ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि आप मतदान देने जाएं और उसके बाद उस कमरे से बाहर वापस बिना मत दिए आ जाए, ठीक है। क्योंकि वो जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस के तहत तभी आपके हाथ में जो नीला इंक होता है, ठीक है, वो लगाया जाता है जब आप मतदान करते हो, ठीक है। और मतदान देके जब बाहर आ रहे हो तो उस प्रक्रिया में याद रखिएगा कि इससे ना आपको, अगर आप मतदान को या अपने पत्र को पॉकेट में रख के आ जाते हैं तो इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा, देकर आ जाएंगे तो उससे आपका एक काउंटिंग होगा कि हो सकता है आपका कैंडिडेट जिसको आपने दिया है वो जीत जाए, तो उसके द्वारा कुछ फायदा आपको मिल सकता है कि आपके क्षेत्र में वो काम कर जाए, ठीक है। बस यही फायदा है, याद रखिएगा, वोट डालने का, ठीक है। चलिए तो देखिएगा मतों की गणना में संबंध में याद रखिएगा कि मत की गणना की घोषणा कर दी जाती है किसी द्वारा? रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। कुल मत कितनी संख्या हुई है ये बता दी जाएगी, ठीक है। अभी परिणाम नहीं बताया गया है, याद रखिएगा। यहां पर क्या बताया गया है
कि इतने सारे मत पड़े हैं, याद रखिएगा 64% मत पड़ा है, ठीक है, 63% पड़ा है, महिलाओं ने इतना मत दिया, पुरुषों ने इतना मत दिया, ये सारी जानकारी मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पुरुष और महिलाओं के संबंध में याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि कभी भी याद रखिएगा पुरुषों और महिलाओं के संबंध में मतपत्र से गणना नहीं होती है कि वोट कितने महिलाओं ने डाला, कितना पुरुष ने डाला, क्योंकि उसमें कहीं पर भी महिला और पुरुष की जानकारी नहीं मिलती है। ये मिलता कहाँ से है, तो जो अभिकर्ता मतगणना कर रहा है, ठीक है, वो वहां बैठकर देखता है कि कौन कौन महिला जो है, किस परिवार से कितनी महिलाएं शामिल हुई हैं और कितने पुरुष शामिल हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से जनसंख्या के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा कि अब मतदान की घोषणा जब की जाती है उसमें क्या क्या परिणाम होता है, ठीक है। तो देखिएगा यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। मतदान संख्या की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि अब समय क्या आ गया है, समय आ चुका है कि अब मतपेटी को वापस पैक करना होगा। क्यों? क्योंकि अब जाना है वापस, ठीक है, गणना हो चुकी है, संख्या मिल चुका है, ठीक है। तो अभी परिणाम घोषित नहीं किया जाता, याद रखिएगा परिणाम घोषित करने का अधिकार रिटर्निंग ऑफिसर के पास ही है, लेकिन अभी परिणाम घोषित नहीं हुआ है। अभी केवल क्या हुआ है, संख्या घोषित हुआ है कि इस फलाने क्षेत्र से, ठीक है, कोई ग्राम पंचायत है तो उस क्षेत्र से कितने मत पड़े हैं ये जानकारी मिलेगा, कितने उम्मीदवार खड़े थे ये जानकारी मिलेगा, सभी कुछ एक क्लासिफाइड तरीके से ये जानकारी मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद ये घोषणा हो गया, संख्या की घोषणा हो गई है, तो अब इसके बाद कमरे में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा तो मत केंद्र, मतदान गणना केंद्र के संबंध में याद रखिएगा। तो मतदान गणना केंद्र में याद रखिएगा कि अब यहां पर रिटर्निंग ऑफिसर जो है, ठीक है, समस्त वैध मत का बंडल बांधा जाएगा, ठीक है। मतलब मतदान गणना केंद्र में जितने भी वैध मत हुए उनको एक साथ काउंट करेंगे, ठीक है। यानी अब एक बंडल बनाया जाएगा, ठीक है, और दूसरा बंडल बनाया जाएगा रद्द या अवैध मत का। और तीसरा होता है निवेदित मत का लिफाफा, जिसे खोला नहीं जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये तीसरा होता है। इसके अलावा याद रखिएगा अब जैसे ही ये सारे बंडल्स लिखे जाएंगे, ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, एक पेपर तैयार होगा, याद रखिएगा। वह पेपर कैसा होता है, यानी बंडल बनाने के बाद बंडल के ऊपर की स्थिति क्या बनी रहेगी, ऐसा बने रहेगा, याद रखिएगा। इसके अंदर बंडल रखा जाता है, ठीक है। हाँ ये डिब्बा दिख रहा है, उस पर भी ऐसा डिब्बा आपको दिखेगा, बंडल जहां रखा जाएगा, ठीक है। इस पे लिखा जाएगा ग्राम पंचायत का नाम, ठीक है, जहां पर वो बंडल वैध मत रखा जा रहा है। देखिए इन दोनों को ना इससे अलग रखा जाएगा, ठीक है। और 4 क्षेत्र से आपका चुनाव हुआ है, ठीक है, चाहे आप ग्राम पंचायत की वार्ड की बात कर लें, ठीक है। तो इसमें आएगा सबसे पहले, अच्छा वार्ड हम छोड़ रहे थे, वार्ड यानी पंच के लिए। फिर दूसरा होता है सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य। इस तरीके से एक बड़ा सा लिफाफा होता है जिसमें सारे बंडल्स को रखे जाते हैं, याद रखिएगा। और उसमें वार्ड क्रमांक का नाम, इसमें ग्राम पंचायत का नाम, ये जनपद पंचायत से संबंधित क्षेत्र, और ये जिला से संबंधित क्षेत्र, इनका नाम लिखा जाता है, ठीक है। यानी जहां पर ये समस्त वैध मत लिखा रखा जा रहा है उसके लिए ये सभी जगह तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये तैयार होते हैं, याद रखिएगा, अब यहां से क्या होगा, अब परिणाम की घोषणा के लिए यहां से तैयारी चालू होती है कि किसको कितना मत मिला है, अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटा जाएगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर 4 कैंडिडेट खड़े हुए तो 4 कैंडिडेट के अपने अपने अभिकर्ता होंगे और उनके मतपत्र को उनको संप्रेस किया जाएगा ताकि उससे काउंट पता चले कि किसको कितना मत मिला हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले तो इस तरीके से याद रखिएगा, पंच के लिए क्या किया जाएगा, वार्ड क्रमांक लिखा जाएगा और ये वार्ड किस ग्राम पंचायत के अंतर्गत है वो भी लिखा जाएगा,
ठीक है, यानी पंच, वार्ड क्रमांक और ग्राम पंचायत का नाम। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है, याद रखिएगा, सरपंच के लिए, तो सरपंच का नाम यहाँ पर, ठीक है, सरपंच के नाम के लिए याद रखिएगा सरपंच का जगह और उसके बाद ग्राम पंचायत का नाम, ठीक है। और तीसरा होता है, याद रखिएगा, जनपद पंचायत के मामले में, तो जनपद पंचायत के क्षेत्र के लिए याद रखिए क्या लिखा जाता है, उसका निर्वाचन क्षेत्र लिखा जाता है, ठीक है। उसका निर्वाचन क्षेत्र जो है उसका क्रमांक डाला जाता है, आपने देखा होगा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक बोला जाता है, तो वहां पर क्रमांक होगा, वैसे ही यहां पर भी क्रमांक होगा, ठीक है। इस तरीके से एक पर्ची पूरी तरीके से तैयार कर ली जाती है इन बंडलों के लिए, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर आता है कि अब यहीं पर ये सीरीज में पूरा का पूरा जो सीरीज है मतदान गणना केंद्र में क्या हो रहा है, तो ये सारे काम हो जा रहे हैं। इसके बाद दो चीजें तय कर दी जाएगी वहीं पर, ठीक है। पहला चीज तय किया जाता है कि कितने मतपत्र उपयोग में लाए गए, ये भी काउंट होगा, कितने मतपत्र उपयोग में लाए गए। जैसे मान लीजिए सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है 2000 मतपत्र छापे थे, तो 2000 मतपत्रों में कितने उपयोग में लाए गए, तो 13 मान लीजिए बच गया, ठीक है। तो हमें यह जानकारी मिलेगा कि यहाँ के कितने लोगों ने कितना वोट दिया है, जनसंख्या कितनी है और कितना वोट मिला है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो वोट भले ही अवैध हो वैध हो वो अलग बात होता है, याद रखिएगा, लेकिन वोट देने वाले की संख्या एक साथ रखी जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पर वोट देने जाएं और हमारी संख्या 100 है, तो 100 में से 15 लोग नहीं आए, बच गए कितने, 85 लोग। 85 लोग वोट दिए, केवल 50 वोट वैध हुआ और बाकी 35 जो वोट हुआ वो अवैध हो गया, ठीक है। तो हमेशा काउंटिंग क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपका वोट का जो संख्या रहेगा वो वैध मतपत्र जो है उसको अलग संख्या में जोड़ा जाता है और कुल जो मतपत्र होते हैं उनको अलग संख्या में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी के बाद जो है अब यहीं पर तय कर दिया जाएगा घोषणा की तारीख। यहीं पर यह चौथा क्रमांक होता है जिसे कहा जाता है घोषणा की तारीख तय कर दी जाती है कि फलाने दिन जो है अब रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कारण क्या होता है, देखिए इसका कारण यह होता है कि एक साथ जो है एक से अधिक स्थानों पर जो मत होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है अलग अलग कारणों से जो है मत या रिजल्ट की जो तारीख होती है उसको एक दिन लगभग शामिल किया जाता है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन यहाँ का बता दें एक दिन वहाँ का बता दें, और क्योंकि दोनों अलग अलग काउंट में चलेगा तो ऐसे में गलतियाँ बढ़ेंगी, इसलिए हमेशा सभी जगहों पर एक साथ ही रिजल्ट जारी किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अगर आप रिजल्ट की बात करते हैं तो 12th का रिजल्ट अगर एनसीईआरटी के लिए देखें तो हमेशा पूरे भारत में एक दिन जारी होगा, ठीक है। 12th का रिजल्ट 10th का रिजल्ट एक साथ जारी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तमिलनाडु का अलग और छत्तीसगढ़ का अलग हो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए करते ये हैं, कोशिश करते हैं कि लगभग सभी पूरे, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर है तो सेंट्रल लेवल का एक साथ होगा और स्टेट लेवल पर है तो स्टेट लेवल का एक साथ होगा, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में जो हमारे यहाँ वोट हो रहा है केवल वार्ड के लिए हो रहा है, सरपंच के लिए हो रहा है, जनपद सदस्य के लिए हो रहा है, जिला सदस्य के लिए हो रहा है, तो उसके साथ भी एक साथ ही जारी किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे के परिणाम को देखते हैं। देखिएगा अब इसमें 3 घटनाएं एक साथ होती है, याद रखिएगा, यहां से भी 3 घटनाएं इसके बाद घटित होंगी। कभी कभी क्या होता है जो अभ्यर्थी होते हैं उनको संदेह होता है किसी व्यक्ति के ऊपर कि ये कुछ फर्जीवाड़ा कर दे रहा है, अंदर बैठ के कुछ काउंटिंग किया, कुछ गलत कर दिया है, ठीक है। तो वो चाहे तो फिर से उसको मतगणना को पुनः मतगणना में ला सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद 3 घटना याद रखिएगा, क्या क्या घटना इसके साथ होती हैं। मतदान के रिजल्ट की तारीख के बाद क्या क्या घटनाएं घटती हैं, ठीक है। तो देखिएगा पहला होता है मतगणना की पुनः परीक्षा, ठीक है। मतगणना की पुनः परीक्षा, याद रखिएगा मतगणना जो है इसके बाद पुनः परीक्षा करी जाती है, ठीक है। उसके अलावा मतगणना की लगातार काउंटिंग, ठीक है, यानी गणना। मतगणना को कभी भी बीच में रोका नहीं जाता, याद रखिएगा। मान लीजिए 1 लाख से ज्यादा अगर मतगणना बचा हुआ है और रात के 2 बज रहे हैं तो भी गणना चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी तभी रुकेगी ये, क्योंकि ये ऐसा समय है ना, अगर गणना को बीच में रोक दिया आप तो हो सकता है कल जब ये गणना फिर से स्टार्ट होगी ना तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपातकाल स्थिति में रोकी भी जाती है, ऐसा होता है कि मतगणना को बीच में रोक दिया जाता है, लेकिन बहुत रेयर है कि इसको गणना को रोका जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है मतगणना की लगातार गणना, ठीक है। लेकिन फिर भी मतगणना का
स्थगन, मतगणना का स्थगन। इसके अलावा देखिएगा मतों की पुनः गणना, ये पूरा प्रोसेस है, याद रखिएगा। इसमें इतने सारी घटनाएं घटती हैं जब तारीख आपका जारी हो जाता है घोषणा के बाद, ठीक है। और अंतिम तौर पर देखिएगा निर्वाचन तथा परिणाम की घोषणा, ठीक है। ये 5 घटनाएं घटती हैं, याद रखिएगा। अब देखिए इसी के अंतर्गत याद रखिएगा जब निर्वाचन की घोषणा स्टार्ट होगी तो इसके भी 5 परिणाम होंगे। घोषणा के बाद भी 5 घटनाएं चलेंगी, लेकिन फिलहाल ये 5 घटनाओं को समझिए, ठीक है। सबसे पहली घटना है जिसमें हम शामिल करते हैं क्या मतगणना की पुनर्परीक्षा, ठीक है। ये पुनः परीक्षा क्या होता है समझिएगा कि जब मतगणना की जाती है, ठीक है, मतगणना यहाँ पर की गई है, इस क्षेत्र में हमने मतगणना किया। मतगणना जब करने के बाद यह तय किया जाता है कि जो मतगणना हुआ है वो बहुत सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं मेल मिलाप करना। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब बहुत सारे लोगों को अलग अलग रुपए, जैसे बोल दिया गया कि यहाँ पर 5 अलग अलग नोट हैं, ठीक है, 20 के नोट हैं, 100 के नोट हैं, 50 के नोट हैं, 200 के नोट हैं और आपके 500 के नोट हैं। सभी व्यक्ति के पास जो काउंटिंग आ रहा है, जो लास्ट रिजल्ट आना चाहिए था वो 10 लाख रुपए आना चाहिए था सभी को जोड़ने के बाद, ठीक है। जिससे मुझे पता करना होगा कि 500 के कितने नोट हैं और कितना रुपए हो रहा है। इस प्रकार से अलग अलग हो गया, ठीक है। और ऐसे मामले में मान लीजिए कि लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है और बाद में जो उनके पास अलग अलग नोट हैं उनकी संख्या में डिफरेंस आ गया। इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, मतगणना की पुनर्परीक्षा, ठीक है। यानी मतों के अनुसार जो है उसे काउंटिंग करके सही सेटल करना पुनः परीक्षा कहलाता है, ठीक है। तो किसी प्रकार के डिफरेंस को ठीक करने के लिए पुनः परीक्षा जरूर की जाती है, याद रखिएगा। भले ही यहां पर पूरी चीजें कारगर हो चुकी हैं फिर भी उसको एक बार क्या करेंगे, पुनः परीक्षा की जाती है, ठीक है। अब देखिए पुनः परीक्षा हो चुका है, मतगणना की पुनः परीक्षा हो गई। उसके बाद मतगणना की लगातार गणना की जाना, यानी समझिए जब मतगणना हो रहा है, ठीक है, तो उसे कभी भी रोका नहीं जाता, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब मतगणना को कभी भी रोका नहीं जाता। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा कि मतगणना अगर प्रोसेस में चालू हो चुका है, ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा कि मतगणना प्रारंभ हो चुका है, अब मतगणना को बीच में रोका नहीं जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है मतगणना की लगातार गणना, ठीक है। तो मतगणना को कभी भी जब आपसे पूछा जाए कि चुनाव प्रक्रिया में क्या गलत है और क्या सही है, तो उसमें एक बात याद रखिएगा, मतगणना को कभी भी रोका नहीं जाता है। लेकिन जब उसके सामने एक शर्त रख दिया जाए, आपातकालीन शर्त, ठीक है, कि मतगणना के स्थगन के लिए आपातकालीन शर्त, तो याद रखिएगा इस समय एक कंडीशन आता है कि जब आपातकाल कंडीशन क्या होगा कि ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां पर मतगणना केंद्र में कुछ ऐसी घटना घट जाए जिसके कारण मतगणना को रोकना पड़े, तो याद रखिएगा यहां पर मतगणना रुक जाती है, ठीक है। किसके अधिकार से? तो रिटर्निंग ऑफिसर के अधिकार से, याद रखिएगा। रिटर्निंग ऑफिसर ही इस घोषणा को तय करेगा कि यहां पर मतगणना को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन तय करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जब अगर ऐसा हो जाए कि किसी कारण से निलंबित करना पड़ जाए, ठीक है, रोकना पड़ गया। निलंबित करना का मतलब क्या हुआ कि मतगणना को रोकना पड़ा है किसी भी कारण से, जो भी घटना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा फिर से इसके पैकेट को फिर से पैक किया जाएगा। जैसे आपके मतगणना के बाद जैसे ही मतदान हो गया था उसके बाद पैकिंग किया गया था, वैसे पुनः पैकिंग किया जाएगा, याद रखिएगा, इस पूरे मतगणना के बीच को रोकने में। और ऐसे में याद रखिएगा 3 लोग अपना अपना सील लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन सील लगाएगा? देखिए, ना रिटर्निंग ऑफिसर भरोसा होगा, याद रखिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जाता इस समय। क्यों? क्योंकि बीच में स्थगन करने का मतलब यह हुआ कि कहीं रिटर्निंग ऑफिसर तो मिला हुआ नहीं है किसी व्यक्ति से, ठीक है। ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि सभी पैकेट पर 3 लोगों के सील लगेंगे, 3 अलग अलग लोगों के, ठीक है। कहां पर? तो याद रखिएगा पीठासीन अधिकारी का, रिटर्निंग ऑफिसर का, और अब यहां पर आएगा अभ्यर्थी के लिए भी। यानी अभ्यर्थी चाहे तो अपना भी पैकिंग करके उसको दे सकता है कि मेरा पूरा दाव लगा है, मेरा जीवन इस पे दाव लगा हुआ है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, वो भी अपना पैकिंग देगा, बोलेगा कि मेरा भी, मैं इसको चाहता हूं कि ऐसा पैक किया जाए और मेरे सामने ये सील लगाया जाए, ठीक है। तो ये भी अपना अभ्यर्थी या अभिकर्ता यहां सील पैक करेगा, याद रखिएगा। तो 3 लोगों का सील लगेगा और जब इसे खोला जाएगा तो ये सील के सामने, याद रखिएगा, अभ्यर्थी और अभिकर्ता सामने होना चाहिए, तभी ये सील खुलता है, ठीक है। जैसे अभी आपने झारखंड का झारखंड का एक केस सुना है पीएससी के बारे में, सुना है या नहीं सुना है? नहीं सुना है?
वहाँ की पीएससी का पेपर जो है लोग जो है बरामदे में बैठ के लिख रहे थे, ठीक है, यानी पीएससी का ओएमआर सीट जो है ये स्कूल के बरामदे में बैठकर भर रहे थे उसको। कुछ रिपोर्टर पहुंचे तो देखा गया कि पीएससी का जो पेपर है जो क्लास के अंदर होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, लोग बरामदे में भर कर इधर किताब खुला हुआ है और उसको गोला मार रहे हैं, ठीक है। पीएससी में ऐसा हो रहा था झारखंड में, ठीक। तो हो क्या रहा था वहाँ पर ये हो रहा था कि कभी जब पेपर खुला, ठीक है, यानी कि पेपर जब बांटा जाता है या पेपर देने की बात आती है वहाँ पर, तो उससे पहले उसका सील पैक पूरा का पूरा एक पैकेट होता है जिसपे 4 स्टूडेंट का साइन लगता है, ठीक है। 2 जनरली लगाए जाते हैं, याद रखिएगा। तभी ये सील या जो साइन लगता है वो यह बताया जाता है कि मेरे सामने ये सील खोला जा रहा है, मेरे सामने ये पैकेट खोला जा रहा है, इससे कोई भी प्रकार का असावधानी नहीं बरता गया है, ठीक है। इस बात से लेकर, लेकिन जब वहां पर बताया गया, रिपोर्टर जब अपना रिपोर्ट पेश किया वहां पर, तो पता चला कि वो जो पैकेट था वो पहले से खुला हुआ था। पेपर पहले से ही बच्चे लोग को बटे हुए थे, कल से आज पेपर होने वाला, कल से पेपर बटा हुआ है, ठीक है। और एक स्कूल में इतनी बड़ी धांधली हुई थी कि प्रिंसिपल ने ही पूरा नकल करवा दिया था पीएससी में, ठीक है। तो ये घटना है झारखंड का। चलिए तो देखिए, पेपर एक दिन पहले, वो पेपर आपके पास नहीं आएगा, वहाँ के पुलिस थाने में जमा होता है, ठीक है। तो थाने से वहाँ से शाम को निकलता है, सुबह सुबह तो थाना बांटेगा नहीं वहाँ से, ठीक है। तो शाम को मिल जाता है, तो शाम को आपको मिल गया पहले ही, तो आपने गोला मार दिया पहले ही, ठीक है, जितने नंबर थे। फिर ओएमआर सीट जमा करने के लिए 2 घंटा एक्स्ट्रा दिया गया था उनको। तो ऐसा हुआ था यहाँ झारखंड में, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, सभी पैकेट पर जो है सील लगा दिया जाता है। कहाँ पर? जब मतगणना की स्थगन होगी, ठीक है, किसके अधिकार से? रिटर्निंग ऑफिसर के अधिकार से, या इसके द्वारा प्राधिकृत किए गए कोई व्यक्ति के अधिकार से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रिटर्निंग ऑफिसर होता ही नहीं है, तो ये जो है अपनी जगह पर किसी व्यक्ति को यहाँ पर रख देगा, या देखिए उसे प्राधिकृत व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा पुनः जो है अब मतगणना फिर से प्रारंभ होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जब मतगणना प्रारंभ होगा तो फिर से वो पैकेट चेक किया जाएगा, याद रखिएगा, जो कल बंद किया गया था या जब भी बंद किया गया था उसको फिर से वो व्यक्ति वहां पर आएगा और सील को खोलेगा और प्रॉपर तरीके से देखेगा। और याद रखिएगा, इस समय अभ्यर्थी, अभिकर्ता, सभी व्यक्ति यहाँ पर शामिल होंगे उस सील को खोलते समय। किसी को भी यह संदेह नहीं होना चाहिए कि इस सील के साथ कोई छेड़छाड़ किया गया है या पैकेट के साथ कोई छेड़छाड़ किया गया है, ठीक है। फिर से वो मतगणना प्रारंभ होता है, लेकिन सभी के सामने होता है, याद रखिएगा इस बार, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तो पुनः मतगणना प्रारंभ हो गया है, ठीक है। और जब पुनः मतगणना प्रारंभ होता है तो याद रखिएगा, सबसे प्रमुख अधिकारी जो होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर ही होता है, प्राधिकृत व्यक्ति होता है, यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर करेगा, ठीक है। अब आता है निर्वाचन तथा परिणाम की घोषणा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा निर्वाचन का क्या कंसेप्ट है, तो याद रखिएगा निर्वाचन का पूरा विवरण, ठीक है, ये राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपेगा, याद रखिएगा, और परिणाम की घोषणा कर देगा, ठीक है। और परिणाम की घोषणा कौन करेगा, तो याद रखिएगा रिटर्निंग ऑफिसर, परिणाम की घोषणा करेगा, ठीक है। अच्छा, ये परिणाम की घोषणा अलग है ना, ये तारीख है, केवल घोषणा की तारीख बताई गई है कि इस दिन जो है घोषणा हो जाएगा परिणाम का। अब ये जो होगा वो याद रखिएगा निर्वाचन का विवरण दे दिया जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग को और परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये होता है परिणाम का घोषणा। कोई क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ? जल्दी बताइए, कोई क्वेश्चन है? सर कई चुनाव में शाम को ही रिजल्ट जारी कर देते हैं। हाँ, छोटे चुनाव में कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसका जो घोषणा होता है वो किया जाता है कि ऐसे ही जो पहले से डिसाइडेड रहता है? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे पहले डिसाइडेड, जैसे कैसे? उसमें वो तारीख की घोषणा की गई हाँ थी, हाँ कि हाँ, दिन की होगी। ये बड़े चीज़ों की बात हो गई, जैसे जिला पंचायत में हो गया, जनरली जिला पंचायत के लिए ऐसे किया जाता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ग्राम पंचायत में तो शाम को ही हो जाता है, सरपंच का चुनाव शाम को ही हो जाता है, होली खेल लेते हैं शाम को, ठीक है। तो वो एक कॉन्सेप्ट ही है कि छोटा चुनाव 1000-2000 लोग जाकर उसको चुन रहे हैं, तो बहुत छोटे चुनाव में जल्दी हो जाता है वो, क्योंकि 3:30 में खत्म हुआ, शाम के 6 बजे तक 3 घंटे में काउंटिंग होकर खत्म हो जाता है, ठीक है। 2000 पन्ने काउंट करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर बड़ा चुनाव जो है उसमें याद रखिएगा कि घोषणा की तारीख तय की जाती है, ठीक है। तारीख क्यों? क्योंकि अधिक से चरणों में होने वाले जो मतपत्र होते हैं या मतदान होते हैं उसको एक ही तारीख में रिलीज करना होता है, इसलिए तारीख को तय करना होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा एक बात और, कि मतदानों की पुनः गणना करने की बात जब की जाती है ना, तो ये और एक कंसेंट होता है, याद रखिएगा, जहां पर
यह कहा जा सके कि मान लीजिए आपने उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे आप, ठीक है, और आपका जो ओपोनेंट है, ठीक है, जो आपके साथ खड़ा हुआ है, वो जो है आपसे 2-3 मत से जीत रहा है केवल, ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर एक बार फिर से काउंट करवा दीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्या पता 3 से जो हार रहे हैं आप वो 4 पाकर जीत भी जाए वापस, फिर से किसी ने कोई घपला किया हो तो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और रिटर्निंग ऑफिसर जो है यह बात से सहमति दर्शाएगा तो वो काउंट कराएगा, और अगर नहीं दर्शाएगा तो वो आपका आवेदन रद्द कर सकता है, याद रखिएगा, यह उसके पावर पर होता है, ठीक है। 2-4 की डिफरेंस आते हैं तो जनरली मैं आपको बताता हूँ 100-200 के डिफरेंस में भी दोबारा काउंट होता है, ठीक है। लेकिन कहाँ पर? विधानसभा चुनाव में, आपके ग्राम सभा के चुनाव में जो है या ग्राम पंचायत के चुनाव में मैक्सिमम 50 नीचे के डिफरेंस होगा तो दोबारा काउंट होगा, अगर उससे ज़्यादा डिफरेंस है तो नहीं काउंट होता है, ठीक है। क्योंकि उससे इतना बड़ा गलती नहीं होगी कि 2000 लोगों में 50 का गिनती हो जाए, अलग अलग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, 60,000, 70,000, 1 लाख की गिनती हो रही है तो ऐसे स्थिति में याद रखिएगा कि किसी को 100 वोट आगे पीछे हुआ है, ठीक है। आपको जानकारी होगा TS सिंहदेव जो है, ठीक है, राजेश अग्रवाल से कितने मतों से हारे थे? 94, 94 मत से हारना। तो 94 मत जो होता है ये बहुत कम होता है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि 94 जो मत हो गया, अगर उसको 2 बार रिकाउंटिंग किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार में तो आपका 116 से ज़्यादा हुआ था, फिर उसके बाद 94 तक में सीमित हुए, ठीक है, दोबारा वाले में, तो ऐसी स्थिति आ गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब ये डिफरेंस जो है ना, ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि इससे दोबारा जो है कोई भी अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करके जो है फिर से पुनः मतगणना करा सकता है, ठीक है। ये रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। रिकाउंटिंग के लिए भी डेट दिया जाता है कितने दिन के अंदर होना? नहीं, ये उसी समय होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज काउंट हो रहा है, रिजल्ट आने वाला है, आज ही आपको रिकाउंट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए रिजल्ट घोषित कर दिया आपने, उसके बाद रिकाउंट का कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपको रिजल्ट घोषणा से पहले ही आवेदन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप वहां पर सुन रहे हैं, आप तो लगातार आपका दोनों कान खड़ा रहेगा उसी क्षेत्र में जहां पर आप उम्मीदवार बन के खड़े हुए हैं, ठीक है, और डिफरेंस आ रहा है, मान लीजिए अभी आप जीत रहे हैं, ठीक है, अब पता चल रहा है कि आप जीत रहे हैं 5000 वोट से आगे चल रहे हैं, बड़ी खुशी चल रही है, भगवान का नाम लगातार लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब स्थिति ये आ रही है कि आपने जो है डिफरेंस को कम होते चला गया, अब आपको पता चल रहा है कि आप जो 5000 से जीत रहे थे अभी केवल 500 बचा हुआ है, 500 से जीत रहे हैं, ठीक है, दिल मुंह में आ जाएगा, ठीक है, ये समय होता है इस तरीके का। अब उसमें क्या हुआ कि अब धीरे धीरे जो है 500 जो है घटते जा रहा है और एक समय आ गया, और ये कितने समय में हो जाता है? मैक्सिमम 15 मिनट में ऐसा हो जाएगा कि 500 गिर गया आपका, ठीक है। अब 500 गिर गया तो आपको पता चलेगा कि जितने भी विधानसभा के केंद्र थे उस क्षेत्र में, जितने भी वहां से इतने से आगे चल रहे हैं, वहां से इतने से, सबको रिकाउंट कर रहे हैं, तो टोटल काउंट कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि अभी आप 190 मत से हार चुके हैं, हार गए हैं, ठीक है। तो आप तुरंत के तुरंत क्या करेंगे? रिटर्निंग ऑफिसर के पास आवेदन लगा देंगे कि मुझे रिकाउंटिंग चाहिए, इस पर रिकाउंटिंग कर दीजिए एक बार, तो रिकाउंटिंग चालू हो जाता है इसका, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा मतगणना और चुनाव की घोषणा कैसे की जाती है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो याद रखिएगा रिटर्निंग ऑफिसर 2 कार्य करेगा इसमें, ठीक है। मतगणना व चुनाव की घोषणा, ठीक है। तो चुनाव तो हो चुका है, तो इसके संबंध में याद रखिएगा आपको क्या क्या चीजें बांटी जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा इसमें 2 घटनाएं होता है। पहला, निर्वाचन घोषणा, दूसरा निर्वाचन पत्र, इसे कहेंगे प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र आवंटन। 5 साल के लिए आपको सरपंच चुना जाता है तो आपके पास एक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए कि आप जीत कर आए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा दोनों के संबंध में, एक होता है निर्वाचन घोषणा, दूसरा होता है निर्वाचन प्रमाण पत्र का आवंटन, ठीक है। और दोनों कौन करेगा? हाँ, ये बाय डिफॉल्ट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर दोनों, ठीक है। तो इस अंतिम कड़ी में याद रखिएगा चुनाव के अंतिम कड़ी में इसमें, ठीक है, निर्वाचन का प्रमाण पत्र जो है ये दिया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, और निर्वाचन की घोषणा जो है अंतिम घोषणा कर दी जाती है किसके द्वारा? रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। अब रिटर्निंग जो ऑफिसर होता है याद रखिएगा, ठीक है, ये किसकी घोषणा करेंगे यहां पर याद रखिएगा। तो निर्वाचन की घोषणा जब करेगा ये, तो रिटर्निंग ऑफिसर करेगा। तो रिटर्निंग ऑफिसर 3 क्षेत्र के लिए अधिकारी होता है, याद रखिएगा। कौन कौन से क्षेत्र के लिए? एक होता है आपके पंच के लिए, दूसरा होता है सरपंच के लिए, और तीसरा होता है जनपद
सदस्य के लिए, ये तीन ही क्षेत्र के लिए कर सकते हैं ना, खंड क्षेत्र के लिए। जिला के लिए कौन होता है? जिला निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, अब यहां पर क्या किया जाएगा, निर्वाचन संबंधी सूचना जो है जारी कराया जाएगा, ठीक है, निर्वाचन संबंधी सूचना जारी, निर्वाचन से संबंधित सूचना जारी की जाएगी और इसके बाद किया जाता है पंच, सरपंच और जनपद सदस्य का नाम प्रकाशन, ठीक है, कौन कौन जीता है उसका प्रकाशन कर दिया जाएगा यहां पर, ठीक है, नाम प्रकाशन किया जाता है, याद रखिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। अब देखिए बात आती है जनपद पंचायत के सदस्यों का पूरा जो नाम प्रकाशित होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा कि यह नाम प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा अंतिम तौर पर याद रखिएगा, ठीक है, जैसे ही इन सरपंच का काम होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहली जो घोषणा होती है, यानी इस पे पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है उसमें सरपंच, उप सरपंच और पंच, उप सरपंच को बुलाते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उप सरपंच को सम्मेलन कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो पहला सम्मेलन जो होता है याद रखिएगा, उसके बाद ही तुरंत के तुरंत पंच, सरपंच और उप सरपंच के नाम का प्रकाशन कर दिया जाता है क्षेत्र के अनुसार, ठीक है। जनपद सदस्य का जो नाम प्रकाशन होता है याद रखिएगा, ये उप संचालक के तौर पर होता है, ठीक है, यानी विहित प्राधिकारी के द्वारा ये किया जाता है, लेकिन मेन तौर पर याद रखिएगा कि यहाँ पर दो व्यक्ति जो होते हैं, पंच और सरपंच, ठीक है, और उप सरपंच, अगर उप सरपंच घोषित हो चुका है तो ये तीन व्यक्तियों का नाम शामिल होगा और ये ग्राम पंचायत स्तर पर कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जनपद के स्तर पर याद रखिएगा, जनपद सदस्य, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम सम्मेलन होगा, और उसके बाद अगर जिला अध्यक्ष की बात करें तो जिला सदस्य और जिला अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष का, तो तीनों सीरीज को याद रखिएगा, ठीक है, तीन तीन सीरीज, यानी अगर आप ग्राम पंचायत के क्षेत्र में बोलेंगे तो 3, जनपद या खंड स्तर पर बोलेंगे तो 3, और जिला के स्तर बोलेंगे तो भी 3 लोगों का नाम प्रकाशित किया जाता है अलग अलग क्षेत्र से, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र कैसे? तो याद रखिएगा पंच, सरपंच और उप सरपंच का क्षेत्र, ठीक है, ये ग्राम पंचायत के लिए होगा, और याद रखिएगा इसको कौन जारी करेगा? तो रिटर्निंग ऑफिसर कर देगा, ठीक है। जनपद के लिए बात याद रखिएगा कि जनपद सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो नाम प्रकाशित होता है, ठीक है, ये होता है संयुक्त संचालक के तौर पर, यानी संयुक्त संचालक जो परिवार कल्याण विभाग होता है, ठीक है, उसके द्वारा जो है जनपद सदस्य का नाम प्रकाशित किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और जिला का जिला स्तर पर जिला संचालक के द्वारा, ठीक है। तो 3 अलग अलग स्तर हैं, याद रखिएगा। पहला स्तर है जो कि आरओ के द्वारा, दूसरा है संयुक्त संचालक, और तीसरा है संचालक, ठीक है। तो इस तरीके से नाम प्रकाशन होता है अलग अलग क्षेत्र से। ठीक है, पंचायत समाज कल्याण विभाग, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, जिला सदस्य और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का नाम जो प्रकाशन होता है उसमें कलेक्टर भी शामिल होता है यहाँ पर, याद रखिएगा। जब सम्मेलन वाला जो स्थिति होता है तो यहाँ पर कलेक्टर का भी काम होता है, याद रखिए, कलेक्टर भी पहुंचता है यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है। अब देखिएगा सारी घटनाएं, यानी कि निर्वाचन का घोषणा हो चुका है, सभी लोग जीत कर आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी ग्राम पंचायत स्तर पर कौन? पंच, सरपंच, उप सरपंच, ठीक है। जनपद के स्तर पर जनपद सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और जिला स्तर पर भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, ठीक है। तीनों आ चुके हैं, सभी का नाम प्रकाशन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर एक घटना घटती है जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मतों की संख्या में बराबरी हो जाए तो क्या होगा? लॉटरी, याद रखिएगा, ठीक है। लॉटरी की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा लॉटरी निकाली जाती है और लॉटरी के द्वारा जो भी जीतता है उसको उस क्षेत्र का सदस्य बना दिया जाता है, ठीक है। बाकी कैंडिडेट में उनको पीछे कर दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। अब दूसरा आता है यहां पर, इस क्षेत्र में याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्यों को या निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र या निर्वाचन प्रमाण पत्र, निर्वाचन प्रमाण पत्र बांटना,
ठीक है, तो इस तरह बांट दिया जाता है, याद रखिएगा। किसके द्वारा बांटा जाएगा? रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशंस हो जाता है कि किसी ग्राम पंचायत में, ठीक है, किसी ग्राम पंचायत में कोई भी फॉर्म नहीं भरा, चुनाव चला था इस बार पूरा, और फलाने जगह पे बिलासपुर का किसी गांव में कोई भी ग्राम पंचायत जो था वहां से किसी ने उम्मीदवार का फॉर्म ही नहीं भरा, तो क्या होगा? चुनाव तो स्थगित हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन यही है कि कोई ना कोई पदाधिकारी होना चाहिए, सरपंच, उप सरपंच, ये सारे पूरे सिस्टम में तो होने चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाएगा? जो हमारा 5 साल का चुनाव होता है उसमें लगभग अधिकांश जगहों पर एक साथ होता है, ठीक है। पंचायती राज का चुनाव 2005 में पहली बार हुआ, फिर 2010 में होगा, 10 के बाद 15 में होगा, 15 के बाद 20 में होगा, अब आएगा 25 में होगा, ठीक है, यानी 24-25 के बीच में हो जाएगा। अब ऐसे मान लीजिए कि उसी जब 25 में होने वाला था छत्तीसगढ़ में चुनाव, और ऐसी स्थिति में याद रखिएगा जब किसी ग्राम पंचायत में कोई भरा ही नहीं फॉर्म उम्मीदवार का, तो उम्मीदवार का फॉर्म नहीं भरा गया, तो उसके समय में क्या होगा, क्या कंडीशन आ जाएगा? तो याद रखिएगा एक ही कंडीशन होता है कि 6 महीने के बाद फिर से चुनाव हो जाएगा, ठीक है। तो ये शर्त याद रखिएगा, यदि किसी क्षेत्र में चुनाव का स्थगन हो जाता है या किसी भी उम्मीदवार के द्वारा जो है फॉर्म नहीं भरा जाता है, तो 6 महीने के बाद पुनः जो है चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, और मैंने एक कंडीशन और बताया था आपको कि मान लीजिए कोई पंचों का तो चुनाव हुआ लेकिन सरपंच का चुनाव नहीं हुआ है, ठीक है, पंचों का चुनाव हुआ लेकिन सरपंचों का चुनाव नहीं हुआ है, सरपंच का चुनाव निलंबित हो चुका है, आगे बढ़ गया है, ठीक है, कि उसका डेट अलग से निकाला जाएगा, ऐसा वैसा जो भी है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा? नहीं, याद रखिएगा, अगर पंच आ चुके हैं, ठीक है, तो जो संविधान सॉरी हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम है उसका धारा 17 ये बोलता है, याद रखिएगा, धारा 17 का उपधारा 2, 3, 4, ठीक है, धारा 17 का उपधारा 2, 3, 4 जो है, 2, 3, 4 का मतलब 2, 3, 4 नहीं है, 2, 3, 4, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि उसमें लिखा गया है कि पंच जो होंगे या जो वार्ड के सदस्य होंगे, ठीक है, वार्ड के लिए या ग्राम पंचायत के जो सदस्य होंगे वो आपस में से ही किसी को सरपंच चुनेंगे, और ऐसी स्थिति में वो तब तक उस सरपंच का कार्य का निर्वहन करेगा जब तक कोई नया सरपंच नहीं आ जाता है, ठीक है, लेकिन 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यदि कोई सरपंच का चुनाव निलंबित हो चुका है तब के केस में क्या होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, अब पंचायतों में एक से अधिक पद धारण करना वर्जित होता है, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो पंच के लिए खड़ा हुआ था, सरपंच के लिए खड़ा हुआ था, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो सरपंच के लिए खड़ा हुआ, जिला सदस्य के लिए या फिर जनपद सदस्य के लिए खड़ा हुआ, तो उसके कंडीशन को थोड़ा देखिएगा, ठीक है। पंचायत में एक से अधिक पद धारण करना वर्जित है, ठीक है। अब अंतिम बिंदु में याद रखिएगा कि जब एक से अधिक पद धारण करने की बात आती है, मान लीजिए कि आपने 2 से अधिक पदों के लिए खड़े हुए थे आप, ठीक है, तो ऐसा क्या कंडीशंस होगा जिसको इसमें देखिए, जनरली जो है ना, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने जो है आपको बोला गया कि आप एक से अधिक पद के लिए खड़े हुए थे, ठीक है, आंसर कीजिएगा। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए, आप मान लीजिए कि जिला सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच, ठीक है, आप जो है जिला सदस्य और सरपंच के लिए खड़े हुए थे, ठीक है, दोनों में जीत गए, बताइए अब क्या होगा?
हाँ वो तो छोड़ना ही है आपको, ठीक है, वो तो छोड़ना ही, दूसरा तो ऑप्शन ही यहीं पर पहले लिखा हुआ है, एक से अधिक पद धारण नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, आज शाम को आपको अपना रिजल्ट बताना था, ठीक है, और आपने कोई जवाब नहीं दे पाए कि मुझे कौन सा धारण करना है, मुझे कौन सा छोड़ना है, आपने बताया नहीं, क्या होगा आप बताइए। वही लोग दे देंगे, क्या देंगे आपको, सरपंच या जिला सदस्य बनाएंगे? सरपंच बनाएंगे, जिला सदस्य। याद रखिएगा यही सीरीज बाय डिफॉल्ट है। सर तो सरपंच के चुनाव फिर से कराया जाएगा या फिर पंच हाँ कराया जाएगा? उसको फिर हाँ पंचों में से लेगा, यही तो निलंबित है ना, निलंबन का यही तरीका है कि कोई व्यक्ति दोनों जगह पे खड़ा है तो हमेशा याद रखिएगा कि सरपंच अगर निलंबित हो गया है तो पंच में से किसी एक को सरपंच बना दिया जाएगा उस समय, ठीक है, वो अलग एक कंडीशन हो गया। लेकिन याद रखिएगा अगर आप एक से अधिक पदों के लिए खड़े हुए हैं और जीतते हैं तो आपको इसी सीरीज में जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो आपको सेट कर देगा, ठीक है। कहने का मतलब है पहले आपको चुनेगा किसके लिए, जिला सदस्य के लिए, ठीक है, उसके बाद जनपद सदस्य के लिए, उसके बाद सरपंच के लिए, उसके बाद पंच के लिए। तो ये सीक्वेंस होता है इसका, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा कोई निर्वाचित सदस्य किसी दो पद को धारण नहीं कर सकता, जिसमें जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सरपंच और वार्ड क्रमांक पंच के सूची में पद धारण किया जाता है, ठीक है। तो तरीका क्या होगा, जिला पंचायत से पहले चुना जाएगा आपको, ठीक है। अगर आपने अपना कंसर्न दे दिया है कि मुझे सरपंच ही बनना है तो आपको सरपंच बना दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई भी जवाब नहीं दिया है तो याद रखिएगा कोई व्यक्ति कोई सूचना नहीं देता है तो तब के कंडीशंस में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और वार्ड में आपको शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये अंतिम विकल्प मान लिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको याद रखिएगा विहित समय के अंदर, ठीक है, जनरली जो होता है परिणाम निर्वाचन हो चुका है उसके 10 दिन के भीतर ही कर देना होता है कि कलेक्टर को अपना सूचना दे देना होता है कि मैं जो है ग्राम पंचायत का सरपंच बनना चाहता हूं, सरपंच के पद पे जारी होना चाहता हूं या फिर सदस्य पे या फिर जो भी आप जीतते हैं, ठीक है। लेकिन कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। याद रखिएगा किसको सूचना देना है, कलेक्टर को, ठीक है। हाँ अभी अब जो निर्वाचन अधिकारी है वो बाहर निकल गया, अब निर्वाचन का काम खत्म हो चुका है, अब बाहर प्रशासन का काम चालू हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। निर्वाचन का काम कहां तक होता है, जब तक आपकी घोषणा का तिथि होता है, आचार संहिता खत्म मतलब कहानी खत्म। अब उसके बाद जो भी काम होगा आपके संचालक, उप संचालक और कलेक्टर से जुड़कर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा अब आते हैं उसके बाद, ठीक है। सूचना हो चुका है, आपने चुनाव चुन लिया है कि क्या आपको लेना है इसमें से 4 पद जो जारी किए गए उसमें से, ठीक है, और इस तरीके से आपको पद धारण करा दिया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है, याद रखिएगा कि जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी सूची कैसे बनाई जाती है। थोड़ा सा एक अलग से हम वापस जीरो में जा रहे हैं, याद रखिए अभ्यर्थी की सूची का निर्धारण, ठीक है, एक हेडिंग डाल लीजिएगा, अभ्यर्थी की सूची का निर्धारण या अभ्यर्थी सूची में अभ्यर्थी के नाम का वर्णक्रम, ठीक है। बस एक छोटा सा बिंदु है जो आप पहले इसे पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है, कल शायद मैंने इसे समझाया था आपको, बस एक लाइन में आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अभ्यर्थी का निर्वाचन सूची में वर्णक्रम का निर्धारण, ठीक है। तो ऐसे में देखिएगा
जो वर्णक्रम होता है पहले तो याद रखिए कौन सी भाषा में लिखी जाती है, ये हिंदी में, ठीक है, ये हिंदी में लिखा होता है, याद रखिएगा सबसे पहले, ठीक है। दूसरी बात, किसी ने इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग हिंदी में जनरली किया जाता है, ठीक है। देवनागरी लिपि हिंदी, याद रखिएगा। ठीक है। अब इसको हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो हिंदी का क्रम है, और अगर किसी ने इंग्लिश में नाम लिखा है तो उसका नाम हिंदी में हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट भी किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी ने जो है भाषा हिंदी का प्रयोग किया गया है और लिपि क्या रहेगा, देवनागरी लिपि, ठीक है। तो सूची का निर्धारण हिंदी के शब्दों से अंग्रेजी वर्ण क्रम में बदला जाता है, ठीक है। और इस तरीके से जो है वर्ण क्रम को बदल जाता है। जैसे कि देखिए कहीं पर लिखा हुआ है शिव कुमार, तो याद रखिएगा शिव कुमार को फिर आप हिंदी से लिखें शिव कुमार, तो उसको इंग्लिश में लिखकर उसके वर्ण क्रम को निर्धारित करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी से वर्ण क्रम निर्धारित करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुद्रित करने का जो भाषा होता है वो हिंदी होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पर मुद्रण का जो जगह दिया जाएगा वो हिंदी में लिखा जाएगा, लेकिन जैसे सूची तैयार की जाएगी तो उसी हिंदी को इंग्लिश में बदल दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के द्वारा, चूंकि ग्राम पंचायत में जो सरपंच के लिए खड़ा होता है, ठीक है, उसको इंग्लिश आता ही नहीं है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में आपका वर्णक्रम कौन सा नंबर का होगा कैसे पता चलेगा, जब आप इंग्लिश में नहीं लिखेंगे नाम तो आपको वर्णक्रम का निर्धारण नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या घटना घटेगी बताइए मुझे जल्दी से, कि किसी व्यक्ति को इंग्लिश में अपना नाम लिखना नहीं आता या फिर वहां पर इंग्लिश शब्द नहीं लिखे गए हैं, तो उसे कैसे निर्धारित करेंगे कौन से नंबर पर लाना है। वो तो पहचानने की बात हो गई। अगर मुझे एक सूची तैयार करनी है 10 लोगों की जो कि पंच के लिए खड़े हो रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है मान लीजिए पूजा, पूजा, ठीक है, और मान लीजिए 2 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, और दोनों का नाम यहाँ पर पूजा है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे में समझिएगा कि कैसे निर्धारित किया जाएगा कि ये पूजा पहले नाम में आएगा और ये पूजा सेकंड नाम पे आएगा, मात्रा से, सरनेम से, ठीक है। याद रखिएगा कि ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां पर व्यक्ति ने केवल हिंदी नाम मुद्रित किया हुआ है और उसका कोई भी इंग्लिश नाम मुद्रित नहीं हो रहा है, तो ऐसे में एक व्यक्ति आएगा यहां पर जो होगा रिटर्निंग ऑफिसर, और ये जो स्पेलिंग देगा आपको वही स्पेलिंग मान्य होगा, आपका अपना स्पेलिंग मान्य नहीं होगा अब यहां पर, ठीक है। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है ये स्पेलिंग देगा आपको, जो भी इंग्लिश में लिख देगा उसी स्पेलिंग के आधार पर जो है आपकी सूची तैयार कर दी जाती है, ठीक है। यानी अंग्रेजी नाम से मुद्रण होना अनिवार्य होता है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या होगा, रिटर्निंग ऑफिसर इंग्लिश में नाम लिख देगा। कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं ना, और कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे कंडीशंस में ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो चाहे तो ये चुन ले चाहे तो ये चुन ले, ठीक है, तो फिर नाम परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। बाकी वो सेकेंडरी है कि आपका सरनेम लिखा जाएगा और उससे चुनना वो अलग होगा। आपका इंग्लिश नाम तो पता होना चाहिए पहले, वो तो बाद में वर्णक्रम आना तो है, वो तो ठीक है, आपका जो टाइटल है उससे आ गया, सरनेम से आ गया, लेकिन आपका नाम ही क्या है और उसका स्पेलिंग कौन शुद्धतम में लेगा, तो वो करेगा रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। चलिए, ये लिखने वाली बात नहीं थी, बस आपको समझना था कि अगर ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अभ्यर्थी का निर्वाचन सूची में किस तरीके से निर्धारण किया जाता है, तो पहले तो याद रखिएगा हिंदी में मुद्रण होता है, उसके बाद उसको अंग्रेजी में बदला जाता है या अंग्रेजी में मुद्रण कर दिया जाता है, उसके बाद अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार जो है उसे निर्धारित कर दी जाती है। याद रखिएगा अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपना नाम पूरा लिखा जा रहा है बिना किसी डॉट के, तो उसका नाम सरनेम से नहीं चुना जाएगा, याद रखिएगा उसका नाम उसके नाम से चुना जाएगा। और अगर उसने अपना नाम SKV इस तरीके के डॉट से लगाया शॉर्ट फॉर्म में, तो उसका नाम उसके टाइटल से चुना जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपके नामों का निर्धारण करना, ठीक है।
ठीक है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा कंडीशन हो जाए कि राम जब अपना नाम लिख रहा था इसने गलती से आराम लिख दिया, गलती हो गई इससे, ठीक है, तो याद रखिएगा ये नाम मान्य नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें भी रिटर्निंग ऑफिसर अपना दिमाग लगाकर इसको बदल सकता है, ठीक है। जो परंपरा के अनुसार सही नाम चल रहे हैं उन नामों का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका अध्याय 4 और अध्याय 4 में आपने जो है पूरा मतदान प्रक्रिया पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने निर्वाचन कर दिया है। कल अध्याय 5 से स्टार्ट करेंगे। अध्याय 5 जो है ये समिति है और समितियों के कार्य, कृत्य कार्य, ठीक है, इन सबको पढ़ने वाले हैं कल से, ठीक है। बताइए कोई डाउट है इन सब में या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। देखिए अभी तक जो पढ़ा आपने, जो अध्याय 4 है जो बेसिकली, उसके बारे में आपको 2 बातें बता देता हूं। पहला ये कि इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी मतदान प्रक्रिया के बहुत छोटे छोटे स्तर को देखा आपने, तो इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। ये किस्मत वाली बात होगी कि इससे क्वेश्चन आ गया, आपसे बन गया, ठीक है, सेटल। लेकिन जो कल से स्टार्ट करने वाले हैं उससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है। अध्याय 5 से समिति से इतने क्वेश्चन आते हैं कि आप जितने भी देखेंगे क्वेश्चन, जब भी पीएससी देखिए आप उठाकर, एडीओ देखिए आप, हमेशा आपको समिति के कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो समिति के कृत्य याद रखिएगा, ठीक है, और कुछ जो ऐसे फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उन फैक्ट्स को याद रखिएगा, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग अध्याय 5, और यहां से जो है ना अध्याय 5 ही सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पंचायतों की समितियां। और उसके बाद देखेंगे आपकी जो भाग अध्याय जो आगे बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे 2-2 दिन में एक एक अध्याय खत्म हो जाएगा या एक दिन में एक अध्याय खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि लगभग 1 सप्ताह के अंदर जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप नगरीय निकाय पढ़ना चाहते हैं तो फिर से 1 सप्ताह काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद स्टार्ट होगा नगरीय निकाय, ठीक है। चलिए